अरीशा अपने कमरे में लेटी रो रही थी। उसके साथ जोया, नाइला और मारूख थी। नाइला ने कल और आज के सारे वाक़यात बता दिए। अब रोने से क्या फ़ायदा? जब तुम्हें ये सब करते शर्म नहीं आई तो अब भी मत रोना। रोना तो उसको चाहिए जिनका यकीन तुमने किरची किरची किया है। जोया तंज़िया अंदाज में बोली। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे डर था कि कहीं सब मेरे खिलाफ हो गए और सिराज से मेरी शादी ना की तो, इसलिए हमने निकाह कर लिया। और ये सब ऐसा ही करते, कभी सिराज के साथ मेरी शादी होने ही ना देते ये सब। अरीशा रोते हुए बोली। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं हो रहा तुमने क्या गुनाह किया है? अपने लाला की शक्ल देखी है जाकर। वो बंदा तुम्हारे यहाँ ना होते हुए भी सबसे तुम्हारे लिए लड़ रहा था, और तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है। तुम इतने प्यार और एतमाद के लायक ही नहीं हो। जोया गुस्से से बोली। मुझे पता है मैंने गलत किया, पर अब कुछ नहीं हो सकता। उनको मेरी शादी उसके साथ करना ही पड़ेगी। वो किसी पागल की तरह बोली। जोया को उसकी हालत पर शुबा हुआ। उसे अभी भी अपनी शादी की पड़ी थी। जोया, शर्म करो। वहाँ अब्बा जी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और यहाँ तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है। दुआ करो तुम कि वो लड़का जिंदा बच जाए। माजिद को देखा है, वो तो तुम्हें आज ही जान से मार देते। नाइला गुस्से से बोली। अरीशा रोती रही। 5 घंटे के इंतज़ार के बाद जाकर कहीं डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकला। माजिद उसकी तरफ बढ़ा। देखें, इन्हें बहुत सवेर हार्ट अटैक हुआ था। खुदा का शुक्र है कि अब वो सही हैं। बस आप दुआ करें होश में आ जाएं। बस आप दुआ करें कि ये होश में आ जाएं और जिस्म के किसी हिस्से पर असर ना पड़े। डॉक्टर बोलकर चला गया। साइमा बेगम मुसलसल दुआएं मांग रही थी। जहांगीर खान को अपनी आंखों के सामने आज तक के सारे गुनाह नजर आए अपने। अल्तमश अभी भी वैसे ही बैठा था, बेहिस्सो हरकत। वो सामने देख रहा था। उसे कोई इमोशन महसूस नहीं हो रहे थे, ना गुस्सा, ना नफरत और ना ही रोना। 3 घंटे के मजीद इंतज़ार के बाद खालिद साहब को होश आया। डॉक्टर साहब उनका चेकअप कर रहे थे। चेकअप करके वो कमरे से बाहर निकले। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। माजिद को लेकर वो अपने कमरे में आ गए। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आपके अब्बा अब ज़िंदगी भर दोबारा नहीं चल पाएंगे। उनकी तबीयत अचानक ख़राब नहीं हुई। ऐसा नज़र आता है कि वो पिछले काफ़ी दिनों से परेशान थे और आज उनको यूं हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक काफ़ी सवेर था। ये तो बहुत शौक की बात है कि उनकी जान बच गई। मैंने पूरा चेकअप किया तो पता चला कि अब वो चल नहीं पाएंगे। आपको उनकी हिम्मत बनना पड़ेगा। उनका हद से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उनको टेंशन से दूर रखना होगा। हम कल तक उनको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर आप उन्हें ले जा सकते हैं, डॉक्टर ने तफसील से बताया। माजिद ये सुनकर बाहर आया। एक एक करके सब उनसे मिल रहे थे। माजिद ने जहांगीर खान और अल्तमश को सब बता दिया, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हुए। रात को वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी रुक सकता था, तो माजिद रुक गया और बाकी सब अस्पताल से वापस आ गए। हवेली में मुकम्मल खामोशी थी। सब आज के वाक़या को हज़म नहीं कर पा रहे थे। अल्तमश भारी कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में आया। शानों पर फैलाई शाल को उसने उतार कर बेड पर फेंका। अपनी कमीज़ के सामने के 2 बटन खोले, बाजुओं से कफ को फोल्ड किया और मज़ीद खड़ा ना रह सका, इसलिए ज़मीन पर बैठता गया। जोया गाड़ी का हॉर्न सुन चुकी थी। फ़ौरन अरीशा के कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। ज़मीन पर बेड से टेक लगाए अल्तमश पर नज़र पड़ी। वो काफ़ी बिखरा हुआ नज़र आ रहा था। मिस्टर खान, आप ठीक तो हैं? वो आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके उसके पास आकर बैठ गई और बोली। अल्तमश ने निगाहें उठाकर उसे देखा। जोया को उसकी आंखों में वीरानी ही वीरानी नज़र आई। उसको अपना दिल डूबता महसूस हुआ। वो ज़्यादा देर उसकी आंखों में ना देख सकी। आप ठीक नहीं हैं, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो उठी और साइड टेबल की तरफ बढ़ने लगी, जब उसे अपनी कलाई किसी के हाथ में महसूस हुई। जोया, मत जाओ, आई नीड यू। उसकी कलाई अल्तमश ने पकड़ी हुई थी और वो नम आवाज़ में बोला। वो पलटी और दोबारा उसके पास बैठ गई। अल्तमश आगे बढ़ा और उसे सीने से लगा लिया। जोया को इसकी बिल्कुल तवक्को ना थी। वो उसे सीने से लगाए टूट कर रो रहा था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह, बिल्कुल वैसे जैसे उसका यकीन टूटा था। वो आज तक किसी के सामने ऐसे बिखर कर नहीं रोया जैसा वो उसके सामने रो रहा था। जोया को उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसकी हिचकियों से उसे खुद की जान निकलती महसूस हुई। इस सब में वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। ये सब उसकी वजह ही से तो शुरू हुआ था।
यूं हट्टे कट्टे आदमी का उसके सामने रोना उसे भी रुला गया। जिसे हमेशा मजबूत और खुद का मुहाफिज बनता देखा, आज उसे यूं रोते देखना उसके लिए मुश्किल बन रहा था। अल्तमश, रिलैक्स, ऐसे मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो उसे अलहदा करते हुए बोली। उसकी नज़र अल्तमश के चेहरे पर पड़ी। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में लाल डोरियां तैर रही थी। वो एकदम खांसा। जोया ने जल्दी से साइड टेबल से पानी का ग्लास उसके लबों से लगाया, जिसे वो एक ही घूंट में पी गया। हाथ में पकड़े ग्लास को उसने हाथ में इतने ज़ोर से दबाया कि कांच का ग्लास छन की आवाज़ से टूटकर उसके हाथों को खून आलूद कर गया। अल्तमश, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? जोया चिल्लाई और अल्तमश हाथ को सामने करके देखने लगा। जोया उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोते हुए कांच के टुकड़े निकालने लगी। बिल्कुल इन कांच के टुकड़ों की तरह मैं भी टूटा हूँ और ऐसी ही चुभन मेरे अंदर हो रही है। अल्तमश हाथ को सामने करके देखने लगा और जोया उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोते हुए कांच के टुकड़े निकालने लगी। बिल्कुल इन कांच के टुकड़ों की तरह मैं भी टूटा हुआ हूँ और ऐसी ही चुभन मेरे अंदर भी हो रही है। वो अपने सीने पर दूसरा हाथ मारते हुए दर्द भरे लहजे में बोला। जोया ने कांच के टुकड़े निकालकर उसके हाथ पर अपना दुपट्टा बांधा। सामने देखा तो अल्तमश पीछे टेक लगाए बैठा था। उसकी किनारों से आंख के किनारों से आंसू अभी भी बह रहे थे। अल्तमश, आप प्लीज़ ऐसे मत रोएं, मुझे कुछ हो रहा है। आप बताएं, आप बातें अपने अंदर ना रखें, आप जो भी फील कर रहे हैं मुझे बताएं प्लीज़। वो रोते हुए उसके आंसू पोंछते बोली। जोया, आज अल्तमश खान नहीं, एक भाई रो रहा है। वो भाई जिसने कभी अपनी बहन को किसी काम से नहीं रोका, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया, उसके लिए सबसे लड़ा। क्यों? क्योंकि उस भाई को उस पर यकीन था कि कुछ भी हो जाए मेरी बहन कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। आज उसी बहन ने खींच कर एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा है कि भाई तुम पागल हो जो मुझ जैसी बहन पर यकीन कर रहे हो, तुम तो बेवकूफ़ हो। वो टूटे बिखरे लहजे में उसकी तरफ देखकर बोला। जोया उसके अल्फाज सुनकर रो दी। तुम बताओ, मेरा क्या कसूर था? अपनी बहन पर यकीन करना मेरा कसूर था या सबके सामने उसके हक में लड़ना मेरा कसूर था? मेरे जैसा बेवकूफ़ भी कोई नहीं होगा, सब आंखों के सामने था। फिर भी मैंने उस पर यकीन किया। उसके पीछे उसके किरदार की गवाहियाँ दे रहा था मैं। कितना बड़ा गधा लग रहा था ना मैं उस वक्त। वो खुद पर हंसते हुए बोला। आप गलत नहीं हैं, उसको आपके भरोसे की कदर नहीं हुई। जोया को समझ ही नहीं आ रहा था कि अल्तमश को क्या बोले। तुमने उस निकाहनामे पर तारीख देखी? 1 साल जोया, वो 1 साल पहले निकाह करके आई थी। पिछले 1 साल से वो हम सबको धोखा दे रही थी। और वो तस्वीरें देखी जिसमें मैंने जो उसको हमेशा पर्दे में रखा था, कभी किसी की नज़र नहीं पड़ने दी उस पर। वो उस रेस्टोरेंट में किस अंदाज में बैठी हुई थी। और तो और, अरे 2 दिन पहले मैं खुद फ़ोन देकर आया था उसे। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि उसके पास तो पहले से ही फ़ोन था। कभी उस पर नज़र नहीं रखी। क्या कर रही है? हमेशा सबसे लड़कर अपनी बहन को सपोर्ट किया। वो जैसे एक एक बात याद करके दुख भरे अंदाज में दोहरा रहा था। आप ऐसी बातें मत करें, तबीयत ख़राब हो जाएगी। उठें, सोने की कोशिश करें। जोया उसकी बातें सुनकर अपने किए हुए अमल देख रही थी। वो शायद उसको चुप करवाना चाह रही थी ताकि उसका ज़मीर भी चुप हो जाए। सो जाओ। अभी तो सालों की नींद से जागा हूँ, अभी कहाँ नींद आएगी। वो हंसते हुए अंदाज में बोला और एकदम चुप हो गया। एक बात पूछूं? जब वो काफ़ी देर तक ना बोला तो जोया ने सवालिया अंदाज में कहा। उसने उसकी तरफ देखा जैसे इजाज़त दी हो। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अब आप क्या करेंगे? मेरा मतलब है अरीशा के साथ क्या सलूक होगा? क्या उसको सज़ा के तौर पर मारा? जोया आखिर में चुप हो गई। सुबह उसका फ़ैसला होगा और अब तुम दोबारा कभी उसका नाम मेरे सामने मत लेना, वो सख्त लहजे में बोला। उसकी आवाज़ की सख्ती को महसूस करके जोया को डर लगा। वो उठा और सोफे पर जाकर लेट गया। आप बेड पर सो जाएं। वो उठी और उसके करीब आकर बोली। जाकर सो जाओ। अपनी आंखों पर बाजू रखकर वो बोला, जैसे ये इशारा हो कि अब मज़ीद कोई बात ना होगी। जोया पलटी और अलमारी से अपना सूट निकाला जो कि कढ़ाई के बगैर था और वहीं अपना मोबाइल निकालकर कपड़ों में छुपाकर वॉशरूम घुस गई। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मोबाइल कल का ही ऑन था, साइलेंट पर लगा हुआ था। उसने हाजिम के नंबर पर कॉल मिलाई। हेलो,
जाने मन बताओ ना वहाँ की न्यूज़, कितना मज़ा आया होगा यूं उनकी इज्जत को नीलाम होते देख। मैंने बोला था ना, ऐसा वार करूँगा कि तड़प उठेंगे। आगे से कॉल उठाते ही हासिम हशाश बशाश से लहजे में बोला। हाजिम। जोया उसका नाम लेकर रोने लगी। रोते हुए अपने मुंह पर उसने हाथ रख लिया कि बाहर आवाज़ ना जाए। जोया, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? हम कहीं पकड़े तो नहीं गए? हाजिम फ़ौरन बोला। वो उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो गया। नहीं, सब प्लान के मुताबिक हुआ, पर मुझे खुद से शर्म आ रही है। मैं इतना कैसे गिर सकती हूँ? अरीशा ने जो भी किया, मुझे उसकी इज्जत ऐसे नहीं उछालनी चाहिए थी। वो रोते हुए आहिस्ता आवाज़ में बोली। व्हाट? जोया, पागल हो चुकी हो तुम? ये सब क्या सोच रही हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया। वही हुआ जो बाद में भी खुल ही जाना था। अगर आज अरीशा की बात ना खुलती तो कभी ना कभी तो खुलनी ही थी ना। तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? रिलैक्स हो जाओ। हाजिम उसे समझाने लगा। नहीं हाजिम, मैंने गलत किया है। वो दोबारा से बोली। जोया, पहले तो चुप करके मेरी बात सुनो और समझो। हमने जो कुछ भी किया उस जहांगीर खान को सबक सिखाने के लिए किया, और अब तो हम अपने मकसद में कामयाब भी हो चुके हैं। उसकी इज्जत का जनाजा तो निकल ही चुका है, उसका गरूर तो मिट ही चुका है। अब तो बस उसके हाथ से प्रॉपर्टी लेकर उसे बेबस करना है। हमारे आखिरी वार पर वो पूरा टूट जाएगा, और सालों से हम इन्हीं दिनों का ही तो इंतज़ार कर रहे थे। हाजिम उसे दोबारा से अपनी जीत की बात सुनाने लगा ताकि वो ठीक हो। हाजिम, वो सब तो ठीक है, पर इस सब में बिला वजह अल्तमश घिसते जा रहे हैं। आज जहांगीर खान तो पता नहीं, पर अल्तमश का अपनी बहन पर मान और गरूर ज़रूर कत्ल हो गया है, और ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें पता है, आज वो मेरे सामने टूटे ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा कोई गला दबा रहा हो। मुझे महसूस हुआ मुझे सांस नहीं आ रहा। वो रोते हुए बोल रही थी। कॉल की दूसरी जानिब हाजिम का दिमाग चकरा कर रह गया। जोया, उसमें ऐसा क्या दिख गया तुम्हें कि जो उसके लिए इतना दर्द हो रहा है? तुम सालों की मेहनत के बाद मिलने वाले फल की मिठास तो महसूस कर ही नहीं पा रही। हाजिम थोड़ा ठंडा होते हुए बोला। वो अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता था कि हवेली के सारे मर्द एक जैसे हैं, पर वो वैसे नहीं हैं। वो बहुत मुख्तलिफ हैं, वो बहुत मुखलिस हैं। उन्होंने कभी इस हवेली में मुझे अकेला नहीं होने दिया, हमेशा मेरे लिए लड़े। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने खुद ही अपने शोहर को बीच महफिल में रुसवा कर दिया। वो रोते रोते रवानगी में न जाने क्या क्या बोल गई। चुप तो उसे तब लगी जब फ़ोन में हाजिम के चीखने की आवाज़ आई। जोया, चुप, एकदम चुप। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपने मुंह से मेरे अलावा किसी और के लिए ऐसे अल्फाज निकालो। हाजिम शोहर के लफ्ज़ पर चिल्लाया तो जोया एकदम होश में आई। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि रवानगी में वो क्या कह गई। शोहर? तुमने उसे शोहर मान कैसे लिया? हाँ बोलो, मेरी मंगेतर हो तुम, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ हाजिम होना चाहिए। वो चिल्लाया और फ़ोन से कांच के टूटने की आवाज़ आई। जोया आज पहली बार हाजिम के लहजे में अपने लिए इतनी जनूनियत को साफ तौर पर महसूस कर रही थी। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो अपने आंसू साफ करके बोली। तुम ना बस अब तैयारी करो, बहुत जल्द मैं इस नाटक का पर्दा गिराने वाला हूँ। अब मज़ीद मैं तुम्हें वहाँ नहीं रहने दूँगा। तुम मेरी ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। मैंने कई दफ़ा बोला था ना। वो गाली देते हुए बोला कि उससे दूर रहो, पर मैडम जी ने तो उसे अपना शोहर मान लिया। जोया अहमद, एक बात जान लो, मेरी चीज़ पर अगर कोई और हक जमाएगा ना तो उसको रास्ते से हटाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। वो गुस्से से बोला और कॉल बंद कर दी। जोया उसके अल्फाज को सुनकर शॉक्ड रह गई। अपने आप को संभाल कर वो चेंज करके कमरे में आई तो अल्तमश वैसे ही लेटा हुआ था। जोया बेड पर आकर बैठ गई। उसे किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। वो तो यही चाहती थी, यही तो वो चाहती थी। और आज जब सब पूरा हो रहा था, उसका ख्वाब, उसका बदला, सब पूरा हो रहा था, तो उसे बेसुकूनी महसूस हो रही थी। रात के 3 बज गए, पर उसे किसी तौर नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी। दूसरी तरफ अल्तमश भी नहीं सो पा रहा था। वो आंखें खोले छत की जानिब जाने क्या तलाश कर रहा था। अरीशा से उसका फ़ोन छीन लिया गया था।
सिराज काफ़ी परेशान था। वो कल से बहुत बार कॉल मिला चुका था पर आगे से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। डैड, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वो कैसे ये सब बोल सकती है? हाजिम रात के उस पहर सुल्तान साहब के साथ स्टडी रूम में मौजूद था। जोया से बात करने के बाद वो अपने कमरे का बुरा हशर करके अब सुल्तान साहब को सब बता रहा था। देखो हाजिम, तुम ज़्यादा मत सोचो। जोया 2 महीनों से वहाँ रह रही है, थोड़ी अटैचमेंट हो गई होगी, ऐसा हो जाता है, तुम फिक्र मत करो। सुल्तान साहब ने उसे समझाना चाहा। डैड, आपने बचपन में उसका हाथ मेरे हाथों में देकर बोला था ना कि अब ये तुम्हारी है, तो बताएं मेरी होने वाली बीवी के मुंह से उसके साबका मनकूहा की तारीफें सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजर रहा होगा। पिछले 12 सालों से मैं उसे प्यार करता हूँ। जब ये तसव्वुर करता हूँ कि वो किसी और के नाम पर है, उसके नाम के साथ किसी और का नाम जुड़ा है, जहाँ मेरा नाम होना चाहिए था वहाँ उस कमीने अल्तमश का नाम है, ये सोच आते ही दिल में खंजर चुभते हैं। मन तो करता है कि अभी के अभी उस अल्तमश का कत्ल करके आऊँ। वो गुस्से से पागल होते हुए बोला। सुल्तान साहब सामने सोफे पर बैठे उसका पागलपन देख रहे थे, जानते थे वो जोया के नाम पर कितना जनूनी हो जाता है। डैड, अब अरीशा का भांडा फोड़ दिया जाना चाहिए, पेपर भी साइन हो गए, अब जल्दी से काम ख़त्म करें, मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाजिम, तुम जानते हो जब हम ताश के पत्तों को एक दूसरे के ऊपर खड़े करके एक इमारत बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता सब्र व तहम्मुल के साथ पत्ते के ऊपर पत्ता रखते हैं, और फिर जब आखिर सिर्फ एक पत्ता रह जाता है हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो ये इमारत बन चुकी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम इसी खुशी में हड़बड़ाहट में उस आखिरी पत्ते को रखने में जल्दबाजी करते हैं, और रखते वक्त हम दूसरे पत्तों को हिला देते हैं, और फिर क्या होता है? सारी की सारी इमारत नीचे आ गिरती है। हमारा सारा सब्र, सारी मेहनत ज़मीन पर बिखरे पत्तों की तरह बिखर जाती है, बर्बाद हो जाती है, और हम यही सोच रहे होते हैं कि काश उस आखिरी पत्ते को भी सोच समझकर हाथों का बैलेंस बना कर रखते तो मेहनत ज़ाया ना जाती। तुम भी वही कर रहे हो इस वक्त, इतने सालों की मेहनत को यूं गुस्से और जल्दबाजी में बर्बाद कर देना चाहते हो। सुल्तान साहब जो कब से उसे सुन रहे थे उसके बराबर खड़े होते हुए बोले। हाजिम सर झुका गया। वाह वाह, बहुत अच्छे, मुझे तो पता ही नहीं था, यहाँ तो ताश के पत्तों से इमारतें बन रही हैं, जहाँ हर पत्ता किसी एक की जिंदगी है। आपके इन पत्तों में अरीशा और मैं भी हैं। सिराज जो कब से बाहर खड़ा सब सुन रहा था, आखिर बर्दाश्त न कर पाया और ताली बजाता कमरे में दाखिल हुआ। सुल्तान साहब और अल्तमश उसे यूं सामने खड़े देखकर एक पल को घबरा गए। तुम इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? हाजिम ने उसे डांटते हुए कहा। ओ माय गॉड, मुझे इतना तो पता था कि अब सब कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे, और जोया को किसी गांव में भेजा हुआ है। मैंने आप दोनों के मुंह से बदले की बातें सुनी, अब समझ आ रहा है आप जो इतनी जल्दी मेरी शादी के लिए मान गए, उसके पीछे ये सब चाल थी आपकी। आपको अरीशा के घर वालों से बदला लेना था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या सुन और देख रहा था वो। सुल्तान साहब और हाजिम चुप रहे। कम अज़ कम अपने इस गंदे खेल में अरीशा को तो ना लाते। वो तंजिया अंदाज में बोला, गंदे खेल? हाँ, तू जो पिछले 1 साल से उस लड़की से निकाह करके बैठा है वो ठीक था? तूने हम सबको धोखा दिया, वो ठीक था? हाजिम मजीद चुप न रह सका और तंजिया अंदाज में बोला, निकाह? आपको कैसे पता चला? कहीं आपने उसके घर में तो ये बात नहीं खोल दी, इसीलिए कल रात से उसका फ़ोन बंद जा रहा है? सिराज ने शाकी अंदाज में कहा। हाँ खोला तो? हाजिम अकड़ते हुए बोला। भाई, आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही? आपने ऐसा क्यों किया? वो ज़ोर से चीखा। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। अगर तुम छुप कर निकाह कर सकते हो तो मैं सबके सामने इसको खोल भी सकता हूँ। हाजिम भी उसी की तरह चिल्लाया। सुल्तान साहब एक तरफ खड़े बस सुन रहे थे। हमीदा बेगम इतना शोर सुनकर कमरे से बाहर निकलकर स्टडी रूम में हाजिम और सिराज को लड़ते देख फ़ौरन अंदर आईं। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों लड़ रहे हो? वो हैरानगी से बोली। आपके शोहर और बेटे ने अपने बदले की आग में आपके दूसरे बेटे को कुर्बान कर दिया है, वो तंजिया अंदाज में बोला। हमीदा बेगम ने नासमझी से उन तीनों की तरफ देखा।
तुम मामा को ये भी बताओ कि उस लड़की से तुम पहले ही निकाह कर चुके हो। हाजिम भी भरपूर अंदाज में बोला। क्या सिराज, मैं क्या सुन रही हूँ ये? हमीदा बेगम ने गुस्से से पूछा। सीरत और मन्नत भी इतना शोर सुनकर आंखें मसलती नीचे आईं। मामा, वो सिराज हकलाया था। हमीदा बेगम का हाथ उठा और सिराज के चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो दोबारा मारने को बढ़ी। मामा, क्या कर रही हैं आप? मन्नत ने आगे बढ़कर हमीदा बेगम को रोका। सिराज, मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ, हमीदा बेगम चिल्लाईं। आज पहली बार सबने हमीदा बेगम को इतने गुस्से में देखा था। सिराज गर्दन झुकाए बाहर निकल गया। भाई रुको, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सिराज दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सीरत उसके पीछे भागी, पर वो बिना उसकी सुने अपनी बाइक लेकर घर से निकल गया। हाजिम भी मजीद वहाँ खड़ा ना रहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मन्नत, मेन गेट बंद करो और तुम दोनों जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जिसको घर से बाहर रहना है रहे, जाओ। हमीदा बेगम ने दोनों की तरफ देखकर कहा। मन्नत अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद करती सीरत को लेकर अपने कमरे में चली गई। अब वहाँ पर हमीदा बेगम और सुल्तान साहब खड़े थे। आपके इस बदले के गंदे खेल में अगर मेरे बच्चों पर कोई मुसीबत आई तो खुदा की कसम सुल्तान मलिक, बख्शूंगी नहीं मैं तुम्हें। हमीदा बेगम उंगली उठाकर वार्निंग देते हुए बोली और अगले ही पल वहाँ से बाहर निकल गई। हमीदा बेगम, मेरे इस खेल में अगर तुमने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा बाहर और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुल्तान साहब उनके जाने के बाद वहाँ पड़े स्टडी टेबल पर बैठे और पेपर वेट घुमाते हुए कहकहा लगाकर बोले। सब ने बराए नाम नाश्ता किया। इसके बाद हवेली के सब फर्द जहांगीर खान के कमरे में मौजूद थे। आप सबको क्या लगता है जो कुछ हुआ उसका क्या हल हो सकता है? जहांगीर खान ने बेड पर बैठते हुए पूछा। फैसला क्या होना है? मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बहनों को कत्ल कर देना चाहिए। माजिद, जो कि अभी अभी हॉस्पिटल से आया था, कमरे में लगी बैठक का पता चला तो वहाँ पहुँच गया। माजिद, क्यों दिल को दहलाने वाली बातें कर रहे हो? सुहेल साहब बोले। जो कल हुआ उससे अच्छी ही बात कर रहा हूँ मैं। माजिद कमीज़ का कफ फोल्ड करते हुए बोला। तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ मरने मारने की बातें कर रहे हो। रफाकत साहब गुस्से से बोले। वाह चाचा, आपको बड़ी मेरे बाप की फिक्र हो गई। कल से अस्पताल में पाँव तो रखा नहीं, बड़े आए। और दादाजी, जितनी बेइज्जती इन दोनों की वजह से हो चुकी है, इस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि अगर गांव में वापस अपना मकाम बनाना चाहते हो ना, इन दोनों को सारे गांव वालों के सामने सजा दो ताकि कोई भी दोबारा ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना कर सके। माजिद रफाकत साहब को दो टोक सुनाकर रुख जहांगीर साहब की तरफ मोड़ गया। साइमा बेगम ने हैरानगी से माजिद की बातें सुनी और चाहे अरीशा ने जो भी किया था, पर वो उनकी बेटी तो थी ना। माजिद लाला, इस हिसाब से तो आपको सबसे पहले गांव वालों के सामने क्या, शहर के सामने फांसी पर लटकाना चाहिए, क्योंकि आपने एक नाजायज़ रिश्ता रखा और ऊपर से उस लड़की का बेरहमी से कत्ल भी किया। दरवाजे में खड़ा अल्तमश माजिद की सारी बात सुनने के बाद बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही जोया भी दाखिल हुई, जिसे देखकर कई चेहरों पर नफरत बिखरी। तुम्हारी इस बकवास का मतलब? मुझ पर तंज करने से पहले याद करो जिस दिन तुमने अरीशा को शहर भेजने के लिए बहस की थी। उस दिन हम सब ने तुम्हें बहुत रोका, पर तुम तो किसी के कहने पर इस हवेली की औरतों के मसीहा बनकर सामने आ रहे थे ना। सारा भरोसा ख़त्म हो गया। बड़े आए बहन के भाई। माजिद भरपूर तंजिया अंदाज में जवाबन बोला। अल्तमश ने उसके सख्त जुमले सुनकर अपने हाथ की मुट्ठियाँ भींच ली और अपना रुख बाकी सब की तरफ किया। मैं जो कहने वाला हूँ हो सकता है आप सबको पसंद ना आए, पर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने अपनी बात शुरू करने से पहले सबकी तरफ देखा। जोया, जाओ अरीशा को लेकर आओ। अल्तमश ने खुद पर जब्त करके जोया की तरफ देखकर कहा। जोया ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसके इरादे समझना चाहती हो, पर सामने वाले के चेहरे
पर सामने वाले के चेहरे और आंखों में सिर्फ संजीदगी दिखाई दी। वो हाँ में सर हिलाकर वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद अरीशा और माहरूख जोया के साथ कमरे में दाखिल हुई। सबने नफरत से अरीशा की तरफ देखा। कल के वाक़ये के बाद वो अब आमने सामने आ रहे थे। कांपती टांगों के साथ चलती वो एक तरफ खड़ी हो गई, आंखें उठाकर सबकी तरफ देखा। सबके चेहरों पर अपने लिए नफरत देखकर नज़रें झुका गई वापस। पहली बात, मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं कि मैंने अरीशा और मारूफ को कॉलेज में एडमिशन दिलवाया या उन्हें हॉस्टल में रहने दिया। मेरी अभी भी वही सोच है कि लड़कियों को पढ़ने का हक है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये मेरा फ़र्ज़ था। हाँ, मेरी सोच का रुख उस तरफ मेरी बीवी ज़ोया ने ही करवाया था। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। कल को मैं अपने ज़मीर को इतना तो बोल सकता हूँ कि अल्तमश खान, तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब चाहे हकदार इस लायक था या नहीं, हकदार चाहे तुम्हारे भरोसे का सरेआम जनाजा निकाले। वो संजीदा अंदाज में बात कर रहा था। आखिर में उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई। कमरे में 2 पल के लिए खामोशी छा गई। लाला, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप सब ने बचपन में ही मेरी मंगनी उस शम्स से कर दी थी। मुझे वो ज़रा पसंद नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं किसी भी लड़के से अपनी पसंद का इजहार करूँगी, कोई नहीं मानेगा, इसलिए निकाह का फ़ैसला कर लिया। अरीशा चेहरा झुकाए बोली। मारूफ ने उसका हाथ खींचकर उसे चुप करवाने की कोशिश की। तुम्हारा तो मैं आज अभी गला दबा देता हूँ। बेशरम औरत, सबके सामने कैसे अपने इश्क के चर्चे बयान कर रही हो। माजिद गुस्से से खोलता आगे बढ़ा। लाला, दूर रहे, मेरी पूरी बात सुन लें, फिर चाहे जो मर्जी कीजिएगा। अल्तमश ने उसे रोकते हुए कहा। माजिद अपना गुस्सा कंट्रोल करता हुआ एक तरफ होकर खड़ा हुआ। लाला, एक बात का जवाब दें अभी। अरीशा इतनी सारी बातें सुनकर अल्तमश के मुकाबिल आ खड़ी हुई। क्या मोहब्बत करना गलत है? आप भी तो ज़ोया से मोहब्बत करते हो ना। उसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, तो मैंने क्या गलत किया? मैंने भी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये कदम उठाया। मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। वो निडर अंदाज में बोली। सबने हैरानगी से उसे अपने सामने खड़े देखा। 18 साल की अरीशा, जो अपनी उम्र से कितनी बड़ी बातें कर रही थी। मोहब्बत गलत नहीं है, पर मोहब्बत के नाम पर जो तुमने किया वो गलत है। उसका तरीका गलत है। वो लड़का तुम्हें चाहता था ना, हिम्मत करता, हवेली आता, रिश्ता मांगता। ना कि बुज़दिलों की तरह छुप कर निकाह करता। शहर जाकर पढ़ने की ज़िद करने के लिए मुझे मनाने की बजाय मुझे आकर ये कहती कि लाला, मुझे वो लड़का पसंद है, वो हवेली रिश्ता लाना चाहता है। खुदा की कसम, तुम्हारी उससे शादी मैं सबसे लड़कर भी करवा देता, क्योंकि तुम मेरी बहन थी। तुम्हारी खुशी ज़रूर पूरी करता, जैसे आज तक पूरी की। पर तुमने क्या किया? बोलो। मुझे इस्तेमाल करके, मुझे ज़रिया बनाकर शहर चली गई तुम। क्यों? ताकि तुम बिला झिझक उससे मिल सको। अल्तमश अपने ज़ब्त की आखिरी हद पर पहुंचा था। बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके वो जहांगीर खान की तरफ मुड़ा। दादा जान, मेरे ख़्याल में इस मसले का एक ही हल है। उस लड़के से इसकी शादी कर दें। वैसे भी पूरे गांव में बातें फैल चुकी हैं। सबके मुंह बंद करने के लिए इससे बेहतर कोई हल नहीं। आप छोटा सा फंक्शन रखें और इसको विदा कर दें। वैसे भी अब मज़ीद ज़िल्लत सहने की हिम्मत नहीं रही। अल्तमश उससे बात करके अपने गुस्से को कंट्रोल करता जहांगीर खान से मुखातिब हुआ। अरीशा हैरानगी से उसकी बातें सुन रही थी। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा होगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। अभी जहांगीर खान जवाब देते कि पीछे से माजिद की आवाज़ आई, जो कि कब से उनकी बातें सुनकर बोर हो रहा था। बोलो। पहली शर्त, अगर तुम चाहते हो कि इसकी रुखसती उसी लड़के से हो तो मैं दोबारा इस हवेली में इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करूँगा। मतलब फिर चाहे कोई मरे या जिए, ये लड़की दोबारा इस हवेली में दाखिल नहीं होगी। माजिद नफ़रत से अरीशा की तरफ देखकर बोला। ठीक है, दूसरी शर्त बोलो। अल्तमश की आवाज़ आई। दूसरी शर्त नहीं, तुम्हारे ही कहे हुए अल्फाज हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। तुमने ही बोला था ना, कल को अगर ये लड़की कुछ भी गलत करती है तो तुम इस हवेली को छोड़कर चले जाओगे। मतलब इस हवेली और इस हवेली की जायदाद को छोड़ दोगे। माजिद ने तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उसे कुछ याद करवाया। सबके सब माजिद के कहे गए अल्फाज पर साकिन रह गए। चाहे अल्तमश अब कोई काम नहीं संभालता था,
पर वो उस हवेली का बेटा और जहांगीर खान का चहीता पोता था। साइमा बेगम ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आने वाली हिचकी को रोका। आज कैसे उनके बच्चे आमने सामने खड़े होकर लड़ रहे थे और कैसे बड़ा भाई प्रॉपर्टी के लिए अपने छोटे भाई को उसके कहे हुए अल्फाज याद दिलवा रहा था और उसे अपने लफ्ज़ों के जाल में फांस रहा था। हो तो आप खालिद साहब के बेटे ही ना, घाटे का सौदा तो नहीं करेंगे, चाहे फिर सामने सगा भाई ही क्यों ना हो, मानना पड़ेगा। माजिद खान, हो तो आप मंझे हुए खिलाड़ी, एक ही तीर से दो दो शिकार। वाह, वो उसके पास झुककर आहिस्ता आवाज़ में तन से भरपूर लहजे में बोला। माजिद उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। खान हूँ, अपनी कही बात से पलटना मेरे खून में नहीं। मुझे दूसरी शर्त भी मंजूर है, रुखसती के बाद फ़ौरन यहाँ से चला जाऊँगा। अल्तमश बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे अब उसका काम पूरा हो गया था। जोया को भी अब वहाँ रुकना सही ना लगा, वो भी कमरे से निकल गई। माजिद, लड़के वालों को बोलो कि कल यहाँ आ जाएं, फिर रुखसती की तारीख रख लेंगे। साथ को भी बुलवा लो, मैं चाहता हूँ कि मारूख की रुखसती भी साथ ही हो जाए। जहांगीर खान ने फैसला दिया। दादाजी, गांव वालों की ज़बानें कैसे बंद करें, माजिद ने कहा। मारूख अरीशा को लेकर वहाँ से निकल गई। सबके मुंह पर थोड़े से पैसे फेंको, सब एकदम ठीक हो जाएंगे, रफ़ाकत साहब ने कहा। जहांगीर खान अपनी कुर्सी पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम हो गए थे।